नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस न्यूज पर। मैं मधुकर वाजपेयी। जैसा कि मैं हमेशा अपडेट लेके आता हूं बिहार चुनाव की, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चलती है, राजनीतिक गलियारों में जो हलचल होती है, उसको लेके हम आपसे बात करते हैं। आज फिर हम बात कर रहे हैं आपसे यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव की। 25 नवंबर को राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो रही हैं। यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है, जबकि वो 9 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी मायावती से, बीएसपी से गठबंधन करने में छुपम छुपाई खेल रही है। आइए बात करते हैं राज मिश्रा से और पूछते हैं कि यूपी में ये क्या चल रहा है। देखिए मधुकर, बिल्कुल सही बात है कि अगर संख्या बल से हम देखें तो बीजेपी के ने जो 8 प्रत्याशी घोषित किए हुए हैं तो इनकी जीत तो निश्चित थी। अगर एक सही रणनीति के तहत काम किया जाता तो 9वें प्रत्याशी की को भी राज्यसभा भेजा जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 8 उम्मीदवार ही उतारे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी पार्टी जिस कंडीशन में गुजर रही है प्रदेश में, तो अभी पार्टी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथ ही जिस तरीके से हाथरस कांड को लेकर दलित की राजनीति हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बीएसपी के लिए जो उसने एक सीट को छोड़ दिया है, रामजी गौतम बीएसपी के प्रत्याशी उन्होंने नामांकन किया हुआ है, तो ये एक संदेश। सतीश मिश्रा का पत्ता कट गया है। नहीं, सतीश मिश्रा के विषय में अभी मुझे जानकारी नहीं है कि वो राज्यसभा में हैं भी या नहीं है। रामजी गौतम को बीएसपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सामने किया हुआ है। तो एक तरीके से ये दलित वोट बैंक को साधने का पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से प्रयास है। चूंकि हाथरस कांड के बाद पार्टी काफी बैकफुट पे चली गई थी, तो इस तरीके से वो फ्रंट फुट पे आने की पूरी मूड में है। बीजेपी ब्रजलाल को बीजेपी ने टिकट दिया, सीमा द्विवेदी को टिकट दिया, नीरज शेखर जो समाजवादी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, बलिया से आते हैं, उनको टिकट दिया। तो ये क्या है? पूरी तरीके से जातिवादी ध्रुवीकरण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? क्या लगता है? नहीं, टिकट देने में जिस तरीके से पार्टी ने अपनी 8 उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो इसमें जाति समीकरण को बिल्कुल विशेष ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे तो 2 प्रत्याशी ब्राह्मण समुदाय से आ रहे हैं, 2 क्षत्रिय समुदाय से आ रहे हैं, 2 ओबीसी के समुदाय से के नेताओं को टिकट दिया गया है, और दलित समुदाय से को भी राज्यसभा में भेजने के लिए जो ब्रजलाल हैं वो दलित समुदाय से काफी खास हुआ करते थे मायावती के सरकार में मायावती के काफी खास थे, लेकिन इन्होंने जो अपना सियासी करियर शुरू किया वो बीजेपी के साथ शुरू किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन पर इनके जो भरोसे को और कायम करना चाहती है, और अब इनको राज्यसभा भेज रही है ब्रजलाल को। और ये एक सीधा संदेश है कि दलित वोट हमसे जो बिखरा है वो बिखरे नहीं, हम दलितों के साथ हैं। हाथरस कांड के बाद अपना वोट बैंक जो इनका बीएसपी के साथ जाने वाला था, उसको कहीं ना कहीं फिर से समेटने की एक कोशिश है। कांग्रेस है वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रही है जब से ये सब कुछ हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस कह रही है कि ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं, बीएसपी और बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन करने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास तो कांग्रेस के की भी एक सीट खाली हुई है, जो जिसको वो उनके पास इतनी संख्या ही नहीं है कि वो अपनी सीट को वापस पा सके। तो आरोप लगाना जायज है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समीकरण निकल कर आ रहे हैं, तो उनका आरोप भी जायज लग रहा है। क्योंकि अगर एक अच्छी रणनीति के तहत काम किया जाता तो 9वीं सीट को भाजपा निकालने में कामयाब रहती। 403 विधायक, माफ करना, 304 विधायक इनके मौजूदा समय में इनके पास हैं। अपना दल के 9 विधायक हैं, तो 8 विधायक संख्या बल से 1 विधायक को पहुंचने के लिए, एक राज्यसभा सांसद के लिए 36 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 403 इनके पास, 304 इनके पास है, 9 अपना दल के हैं। तो 9वें विधायक को भेजा जा सकता था अगर क्रॉस वोटिंग कुछ हो जाती। यदि संजय सिंह का मौका था, जो कि कांग्रेस छोड़ के आए थे, उनका मौका था जाने का। हाँ बिल्कुल, उनको भेजा जाना चाहिए अब, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं भेजा। ये उनके लिए भी झटका होगा, क्योंकि वो कांग्रेस में एक उनकी यूपी में एक अच्छी पकड़ थी। कांग्रेस के राजा हैं, अमेठी के राजा हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उन्होंने भाजपा का साथ का दामन थामा। वो यही सोच रहे थे कि शायद हमें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन उनको राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे नहीं किया गया। ये एक बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने आया कि इनको, संजय सिंह को क्यों टिकट नहीं दी गई। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2 क्षत्रियों को ऑलरेडी
दे चुकी थी टिकट, तीसरे छत्री को देती तो मे भी हो सकता है कि जो छत्री वो है ब्राह्मण का, जो लगातार विपक्ष हमलावर है कि ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं वो पक्ष हावी हो जाता, जिस कारण से हमें लगता है संजय सिंह को अभी मौका नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वर्चस्व और ब्राह्मणों का जो गांठ साठगांठ थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी के नेता साधने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने आप को ब्राह्मणवादी पार्टी घोषित करने में लगी है। बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता आरोप लगा रहे हैं। क्या बीजेपी इन सब चीजों से निकलकर, सीमा द्विवेदी को जो इस प्रकार से उसने टिकट दिया है, क्या इन सब चीजों से निकलकर बाहर आ पाएगी? क्या लगता है? देखिए, बीजेपी ने अपनी टिकट के बंटवारे में जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा हुआ है। सीमा द्विवेदी हो गए, हरिद्वार दुबे हो गए, तो ब्राह्मण के तबके से 2 नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं इसका ब्राह्मण वोट बैंक पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि नहीं, हम ब्राह्मणों के साथ हैं, हमारे 2 नेता हमने यूपी से राज्यसभा में भेजे हुए हैं। और इस टिकट के बंटवारे में अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने 2022 का भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से पार्टी ने जातिगत समीकरणों को बिठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2022 की भी तैयारी इसी जो 2 साल का ये राज्यसभा का कार्यकाल है, तो इसमें ही उसने 2022 की तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक अंतिम सवाल राज मिश्रा, जिस तरह से राज्यसभा में ये सारे समीकरण बिठाए जा रहे हैं, जिस तरह से क्षत्रिय वोट बैंक, दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक को कन्वर्ट करके, ध्रुवीकरण करके अपने में फिर से शामिल करने की कोशिश की जा रही है, वहीं आपको लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी कितना अच्छा कर पाएगी और बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएगी जब उसके साथ मायावती होंगी? बीजेपी के साथ एक समय था कि उपचुनाव में मायावती समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती। नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि मायावती बीजेपी के साथ होंगी, ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी। समीकरण है वो तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मायावती के लिए एक सीट छोड़ी गई या सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। उसने ट्वीट किया है कि भाजपा जो है वो उसकी हालत पतली हो चुकी है और वो मायावती के साथ छुपम छुपाई करके गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो समीकरण है ये 2022 में कितना काम आएंगे बीजेपी? देखिए, 2022 की तो तैयारी है ही, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 18 विधायक समाजवादी पार्टी के पास भी हैं। अगर उसको निर्दलीय विधायक रामगोपाल तो जा तो रहे हैं, रामगोपाल तो वो समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं, उनके 48 हैं। बीएसपी के पास 18 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं बीएसपी को सिर्फ कुछ कुछ विधायकों का साथ चाहिए। यदि निर्दलीय और अपना दल उनको समर्थन कर देते हैं मायावती को, तो वो भी अपना एक सदस्य भेजने में कामयाब हो जाएंगे। यदि यहाँ पर सिर्फ अभी 10 उम्मीदवार ही सामने आए हुए हैं, यदि किसी एक निर्दलीय ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो ये राज्यसभा चुनाव भी दिलचस्प हो जाएगा और इसको भी देखने में मजा आएगा। 22 की बात आप कर रहे हैं, तो 22 में जाहिर सी बात है कि वो जो इलेक्शन होगा दिलचस्प होगा। क्या होता है, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी 2-3 प्रयोग कर चुके हैं। वो लोग विधानसभा में कांग्रेस का साथ ले चुके, लोकसभा में महागठबंधन के तौर पर उतर आए, वो बीएसपी, रालोद सबका साथ ले चुके, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो 2022 में भी अगर भाजपा किसी का साथ लेती है, अपना दल जिस तरीके से अपना दल अभी साथ है, उससे पहले सुहेल देव भी साथ हुआ करते थे। राजा भैया ने भी अलग पार्टी बनाई है। राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन वो भाजपा का समर्थन करते रहते हैं। सुहेल देव भाजपा से नाराज होकर बाहर चले गए, वो क्या वापस आते हैं? या अपना दल भी जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल कभी कभी भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर देती हैं, तो ये कहीं देखना होगा कि इनके जो एनडीए है ये कितना मजबूत रह पाता है, इसमें कौन से नए दल जुड़ते हैं, कौन से पुराने दल छोड़ते हैं। ये 2022 अभी लंबा वक्त है और इसका इंतजार करना पड़ेगा, समीकरणों को देखना पड़ेगा कि किस ओर वोट बैंक का झुकाव है, किस ओर जनता क्या चाहती है। जनता में कभी आक्रोश भी देखने को मिलता है, तो कभी वो योगी के कामकाज से खुश भी हो जाती है। अभी कहना जो इसके विषय में बहुत जल्दबाजी होगी। अभी पूरा 1.5 साल का वक्त है चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में, तो इसके लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे जो है तैयारियां शुरू होंगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, जनता का मूड भी तुरंत बदलता है। वो
जो वोटर होता है वो अपना वोट डालने से पहले तक जो वोट अपना मूड चेंज कर सकता है, तो वोटर के मूड को इतनी जल्दी भांप पाना वो आसान नहीं होगा। फिलहाल इनका कहना है कि वोटर के मूड को इतनी जल्दी भाप पाना आसान नहीं होगा। वहीं 25 नवंबर को राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, 10 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं, 2 प्रत्याशियों पर वो क्या गणित करने वाली है, वो क्या होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो राज्यसभा चुनाव है 9 नवंबर को, वो काफी दिलचस्प होगा। बने रहिए ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ। मैं मधुकर वाजपेयी, कैमरे के पीछे हैं प्रणव कुमार। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।